नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1 2 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.
हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आई? कैन यू हियर मी? जल्दी बताओ, यस तो बोलो फटाफट, यस और नो। जी जी जी, ठीक है, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं अपना। रिवीजन राउंड स्टार्ट्स नाउ। लेट मी नो। अरे, डोली मेहता ने पहले से शुरू कर दिया। एंटिसिपेशन में। My first question is not this. My first question is which section which section deals with the institution of source? अरे वो तुमने वो चलाया नहीं, चला तो रखा है। इसमें जो खुल रहा है वो इसमें खुल रहा है, इस वाली पीपीटी में खुल रहा है। देखिए इधर खुल रहा है और यहाँ पे खुल रहा है तो नहीं ले रहा है। कर लो उसको, ये ओपन करो उसको, इनको वहां से ले आओ, यहाँ से ड्रैग करो। अरे यार उस विशाल बुला लो जल्दी से। सिस्टम भी नखरे दिखाता है डेली, ये कहता है इतना मत चलाओ, मुझे बहुत हो गया। दिख तो रहा है सही। एक मिनट, सही आ गया। देखना भाई, करना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर, चलिए सर मुझे बताइए। नाउ सेकंड क्वेश्चन। बस, summons to defendant, section number please, come on. Summons to defendant, service of summons where defendant resides in another state. Service of summons where defendant resides in another state. Service of foreign summons. Service of foreign summons. Summons to witnesses. Summons to witnesses. Penalty for default. Penalty for default. Judgment and decree. Judgment and decree. Interest. Come on. जल्दी से। केशव तुम कहाँ हो? केशव आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हाँ साहब, ये सेक्शन जो है, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारे सेक्शंस रटे होने चाहिए। सभी सेक्शंस की हेडिंग रटी होनी चाहिए। मैं डेली पूछता हूँ आप लोगों से, तो बिना पूछे, बिना मेरा इंतजार किए हुए आप लोग सेक्शंस की हेडिंग कम से कम फर्स्ट 35 तक सेक्शन तो रट लेना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट। हाँ साहब, नाउ लेट मी नो। हाँ, क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, देखिए। Which section deals with the power of the Supreme Court to transfer the suits? Every suit shall be instituted by presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. कहाँ लिखा है ये? Every suit shall be instituted by the presentation of the plaint. Objections to jurisdiction. Objections to jurisdiction. (21) subclause 1 deals with what? As objection as to? Objection as to? Objection as to? 21 clause 2. 21 subclause 2 deals with the objection as to? 21 clause 3. 21 clause 3 deals with competence of? Competence of what? Which court, Shaheen? 21 clause 3. 21 clause 3 बताइए, शाबाश। 21 clause 3. What is section 21A? What is section 21A? Who will explain? Who will explain me section 21A? कौन समझाएगा section 21A? (21A)
Section 21A. You are currently the only person in this conference. चलिए ठीक है, जल्दी करिए। हेलो एवरीवन, कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? दिख रहा है आपको? अरे ये पेन नहीं चल रहा अभी। अरे यार, इसमें चल रहा है, एक में नहीं चल रहा।
इसमें नहीं चल रहा, देखो। एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज। क्या करना है? चलो रिजॉल्व हो गई वो, हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो राइट नाउ वी आर डूइंग व्हाट वी हैव बीन स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं एंड इट इज 36 टू 74, सेक्शन 36 टू 74 हम लोग कर रहे हैं एंड वी हैव डन many important sections and right now we will begin with the section 45. Section 45 में please note down that nothing more than this. Please see this. Section 45. First question in your prelims, section 45. Section 45 is only important for your prelims, not important for your mains. Mains के लिए important नहीं है, prelims के लिए important है। बस heading से question आएगा, which section deals with the execution of decrees, कहां पर? Outside India। इतनी सी बात याद रखेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतना से याद करना है। राइट डाउन द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएगा? प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। विच सेक्शन डील्स, लिख लीजिए, which section deals with the execution of decrees, which section deals with the execution of decrees outside India? Option A, section 44, section 44A, section 45 and section 46। तो 3-4 ऑप्शंस आपको नजदीक के मिलेंगे, 44, 45, 46, इस तरीके से। द आंसर इज व्हाट? राइट डाउन। क्या आंसर है? आंसर इज 45। समझे या नहीं? हाँ या ना बताइए। पहला क्वेश्चन आपको इतने से ही मिलेगा। अब समझिए है क्या मामला ये। इससे ज्यादा आपने कुछ करना भी नहीं एक्चुअली इसमें। सेक्शन 45 में इतना कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 46। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। वेट, दिस इज सेक्शन 46। देखिए है क्या सेक्शन 46। अब सेक्शन 46 में लिख लीजिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाएगा आप लोगों से। विच सेक्शन डील्स विद द, विच सेक्शन डील्स विद द प्रिसेप्ट्स? इट इज सेक्शन 46। विच सेक्शन डील्स विद द प्रिसेप्ट्स? इट इज सेक्शन 46। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक सेकंड, एक फाइल थी, कहां गई मेरी? 1 सेकंड, 1 सेकंड।
शैलेंद्र कुमार, आपको अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर ये सब कुछ सिस्टम हैंग हो जाएगा। हाँ साहब, तो फर्स्ट वेरी क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 46 में ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन ना मिले आप लोगों को, हो नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स बट हार्डली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। लेकिन क्वेश्चंस बहुत आएंगे सेक्शन 46 से, बरसेंगे आप लोगों से। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का मिलेगा आपको, विच सेक्शन डील्स विद द प्रिसेप्ट्स, एंड इट इज नंबर सेक्शन 46। एंड प्लीज कम टू दिस, व्हाट इज दिस एक्चुअली, व्हाट इज दिस एक्चुअली। सपोज कीजिए, देखिए प्रिसेप्ट है क्या, प्रिसेप्ट के मीनिंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंड फॉर दैट पर्पज यू प्लीज रीड दिस स्लाइड। यहीं से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम दिस सेक्शन, यू शुड नो इट। इस धारा से, इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने देखना है। आपको अपने बेरेट को वैसे के हाईलाइट करना है, और जहां जहां से मैं कह रहा हूं कि वहां से क्वेश्चन मिलेगा, वहां से आपको या तो लिख लेना है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो लिख लीजिएगा अपने आप, और वरना बेरेट को अपने हाईलाइट कर लीजिएगा। तो है क्या बेरेट, ये दिस इज फर्स्ट प्लीज, प्रिसेप्ट इज एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री to a court which would be competent to execute the decree। and यहीं से क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन यहां के आपका, कि what is the precept। precept is what, precept is an order, order from what, from one court to another court। ये एक ध्यान रखना, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को एक डायरेक्शन देती है, ऑर्डर देती है। वो कौन सा डायरेक्शन देती है इसके बारे में बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो यहीं से लिख लीजिए। देखिए छोटी सी बात है, दिस इज दी प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है प्रिसेप्ट। बेसिकली देखिए, पहले मैं समझाता हूं आपको कि अगर इस कोर्ट को ऐसा लगे, मान लीजिए एक कोर्ट है C1, देयर इज अ कोर्ट C1 एंड C1 कोर्ट इज दी एग्जीक्यूट करना चाहती है कोर्ट डिक्री को, ठीक। अब उसको लगता है कि जो प्रॉपर्टी दूसरे शहर में है, जो प्रॉपर्टी दूसरे शहर में है, उसको अगर हम अटैच नहीं करेंगे तो सामने वाली पार्टी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, रिमूव कर सकती है, और एग्जीक्यूशन डिक्री का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को फिर ये डायरेक्शन देती है कि आप प्लीज पहले उसको इंटरिम तौर पर, क्या कर रहा हूं मैं, इंटरिम तौर पर इसको पहले इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए। तो एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को एक डायरेक्शन देती है, ऑर्डर देती है, और ऑर्डर किस बात का होता है, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी। तो वन कोर्ट गिव्स डायरेक्शन टू अदर कोर्ट, वन कोर्ट गिव्स डायरेक्शन टू अदर कोर्ट फॉर व्हाट पर्पसेस, फॉर द अटैचमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो प्रिसेप्ट में डायरेक्शन है, कौन किसको डायरेक्शन दे रहा है। कोर्ट इज गिविंग, वन कोर्ट इज गिविंग डायरेक्शन टू अदर कोर्ट, कोर्ट इज गिविंग डायरेक्शन टू सम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, दिस डायरेक्शन इज फॉर फ्रॉम वन कोर्ट टू द अनदर कोर्ट। अब इसी बात को आप लोग जरा इसके डायरेक्ट लैंग्वेज में जाइए जरा, प्लीज सी दिस, दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज, दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज। एंड आपको हाईलाइट करने के लिए जहां जहां से बताऊंगा वहां से वैसे प्रीलिम्स में कर लेना चाहिए। प्लीज सी दिस स्लाइड, प्लीज दिस, upon the application of what, upon the application of the decree holder, please ध्यान से पढ़िए ढंग से, upon the application of the decree holder, the court, which court, which passed the decree। देखो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए, this is the court which passed the decree may issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree। ये ध्यान रखना। So basically you will see कि एक कोर्ट
द कोर्ट, ऐसे समझिए, दी कोर्ट, विच कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास की है। सपोज कीजिए आई हैव फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली, इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली, एंड द दिल्ली की कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी। तो वो कौन सी कोर्ट हुई? द कोर्ट विच पास द डिक्री, वो न्यायालय जिसने उस डिक्री को पास किया है। वो क्या कर सकती है और कब करेगी? बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, लिखिए प्लीज, एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत टेक्निकल है ये, राइट डाउन ए क्वेश्चन। एन ऑर्डर ऑफ प्रिसेप्ट, प्लीज राइट डाउन, एन ऑर्डर ऑफ प्रिसेप्ट कैन बी, एन ऑर्डर ऑफ प्रिसेप्ट कैन बी issued by the court on option A, upon the application of the decree holder, upon the application of decree holder, option A, option B, on its own motion, on its own motion, स्वयं अपने 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 कहने पर, अपने आप, एंड ऑप्शन सी, A and B both, and option D none of the above। क्या बोला मैंने? अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, ऑन इट्स ओन मोशन, A and B both, and नॉट नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज व्हाट? पहला क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि प्रीसेप्ट का जो ऑर्डर होगा वो किसकी एप्लीकेशन पर होगा? एप्लीकेशन डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पर होगा, या कोर्ट अपने आप भी ऐसा इशू कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है, या नहीं कर सकती? आंसर इज व्हाट? जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका? जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताइए। आरिफ, समझ में आ रही है बात? नवदीप मैडम, तो पहला क्वेश्चन, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। नाउ नेक्स्ट, ऐसे देखिए, द कोर्ट विच पास द डिक्री, नाउ यू आइडेंटिफाई सेकंड पार्ट, the court which passed the decree, now this is the court, second court, who issues the precept? which court issues precept? it is the court which passed the decree, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट क्या कर सकती है? may issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree। वो किसी अन्य कोर्ट को, सो देखना, दिस इज दिस, एक कोर्ट ये हुई एंड सेकंड कोर्ट ये रही, तो दिस कोर्ट कौन सी? द कोर्ट विच पास द डिक्री, जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है वह कोर्ट दूसरी अन्य कोर्ट को एक ऑर्डर पास करेगी, जिसे हम बोलते हैं प्रिसेप्ट, इश्यू ए प्रिसेप्ट, यानी कि आज्ञा पत्र पास करेगी। और वो कौन सी कोर्ट है? विच वुड बी, प्लीज सी, रीड द लाइन, क्योंकि यहां से फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए, यू सी दिस, कौन सी कोर्ट? विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री, ये नहीं किसी कोर्ट को भी कर देंगे। सो दिस इज, समझ रहे हैं बात? यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? प्लीज मुझे बताइए पहले। तो वन कोर्ट इज व्हाट? वन कोर्ट इज द कोर्ट विच पास द डिक्री, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की। आई गिव इट नंबर C1। नाउ दिस C1 कोर्ट कैन इशू ए प्रिसेप्ट टू द अदर कोर्ट, एंड हु इज दिस अदर कोर्ट? दिस अदर कोर्ट इज व्हाट? विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री, वो जो कोर्ट होगी वो ऐसी कोर्ट होगी जो इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने में कॉम्पिटेंट होगी, सामर्थ्यवान होगी, वैसा जुरिस्डिक्शन रखती होगी वो। तो C1 विल इशू द प्रिसेप्ट, में इशू ए प्रिसेप्ट टू द C2, एंड कैसे करेगी? अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। डोंट फॉरगेट दिस। तो डिक्री होल्डर कौन व्यक्ति है? जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है, ठीक है, वो व्यक्ति एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में कि प्लीज इशू ए प्रिसेप्ट, एंड द कोर्ट आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड मे इशू ए प्रिसेप्ट टू अदर कोर्ट
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पढ़िए, देखिए लाइन को इधर देखिए, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन लगाने पर इश्यू होगा ही होगा। ये देखिए लाइन, यू रीड इट, वरना आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे। वेन एवर इट थिंक्स फिट, जब कभी भी इस कोड को ऐसा लगेगा, दिस इज वेन एवर इट थिंक्स फिट, इट मीन्स वॉट, इट इज अपॉन द डिससेटिस्फैक्शन, इट इज अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री। ठीक है, उस कोर्ट के डिस्क्रेशन है। तो क्या क्या बात है निकल करके, पहला स्टेप हुआ, first step will be what, first step will be what, the court, the decree holder will make an application। ठीक है, to which court, the court which pass the decree, उस कोर्ट को एप्लीकेशन लगाएगा जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है। एंड वेन एवर दिस कोर्ट थिंक्स फिट, अगर इस कोर्ट को अच्छा लगा, कोर्ट को लगता है कोर्ट इज सेटिस्फाइड, देन कोर्ट में इशू ए प्रिसेप्ट, कोर्ट में इशू व्हाट, प्लीज सी these words जो मैं राउंड कर रहा हूं अभी, कोर्ट में इशू ए प्रिसेप्ट, मे का मींस क्या है, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में इशू प्रिसेप्ट किसको, टू एनी अदर कोर्ट विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री, ऐसी कोर्ट को जो कि उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने में कॉम्पिटेंट हो। सो प्लीज ये बात समझ में आई नहीं, इतना मुझे बताइए जल्दी से। एंड क्या है प्रिसेप्ट, क्या है, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए, अटैच करने के लिए। और किसकी प्रॉपर्टी है ये, दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ व्हाट, बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट, उस आज्ञा पत्र में, उस प्रिसेप्ट में लिखा होगा विच प्रॉपर्टी इज टू बी अटैच्ड, which property is to be attached, this property belongs to whom, this property belongs to judgment debtor। who is judgment debtor, judgment debtor is the person against whom decree is passed। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पास की गई है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए एक कोर्ट जिसने को डिक्री पास की है दूसरी किसी अन्य कोर्ट को एक प्रिसेप्ट इशू करती है, एक आज्ञा पत्र इशू करती है कि आप इसकी संपत्ति को जब्त कर लीजिए, कुर्की कर लीजिए। और ये किसके कहने पर होता है, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, यानी कि द पर्सन इन हुज फेवर द डिक्री हैज बीन पास्ड। तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 46 क्लॉज 1। तो कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया किसके एप्लीकेशन पर होगा, डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर होगा। वेदर डिस्क्रिशनरी पावर है या कोर्ट इज बाउंड टू इशू, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। Which court? The court which passed the decree. To which court? The other court must be competent to execute the decree. Which property? Property belonging to the judgment debtor. Which property? The property which is specified in the precept itself. What is the order? Order is of to the attach, to attach any property. So please let me know यहां तक जितनी मैंने बात समझाई आपको समझ में आई या नहीं आई है। अदिति मैडम, अखिल, अनुष्का, आरिफ, अरशान, दमयंती, यानी एवरीवन प्लीज फास्ट। नवदीप मैडम, पूजा, प्रखर, सुनीता मैडम, सुधांशु शेखर, चलिए सबको आगे बढ़, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। The court to which precept is sent shall proceed, please highlight this, shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of the property in execution of the decree। अब समझिए क्या है। Now the attachment has been issued, the precept has been issued, the precept has been issued, now that has been received by the other court, then what is the duty of that court? Whether it is any discretion is left with that court or that court is bound to follow the order. Then what is the mandate of section 46 clause 2? See this, the court to which precept is sent, जिस कोर्ट को ये आज्ञा पत्र भेजा गया है, the court to which this precept is sent shall proceed to attach the property। Now the use of the word shall indicates that that court is bound
that court is bound to attach the property. No discretion is left with this second court to which the precept is sent. This court shall attach the property. अब सेकंड पार्ट क्या है, कैसे करेगी, व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड. द रूल्स आर सेम, प्रोविजंस आर सेम and the manner prescribed with regard to the attachment of property in execution of decree. Means this court will follow all the rules which are applicable relating to the attachment of the property. Means जैसे section 60, 61 है, which property can be attached, which property can not be attached. All these rules will be followed. Proper way of attachment क्या होगा, that will be same as per the chapter of execution. ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में जितने भी नियम हैं, प्लीज रीड दिस, सी दिस स्लाइड, प्लीज सी दिस, प्लीज सी दिस. The court to which precept is sent shall proceed to attach the property. है ना, एक तो ये बात होगी फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड क्या है, मैनर, व्हाट विल बी द मैनर, मैनर विल बी व्हाट, मैनर विल बी व्हाट इन रिगार्ड prescribed in regard to the attachment of the property in execution of a decree. डिक्री को एग्जीक्यूट करने के से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं, those will be applicable. That property will be attached as per the provisions relating to the attachment of property in execution of decree. एक डिक्री को एग्जीक्यूट करने में अगर प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ता है, प्रॉपर्टी की कुर्क करनी पड़ती है, उसके संबंध में जो नियम यहां दिए गए हैं इस चैप्टर में, उन सभी में जो तरीका बताया गया है, जो मैनर बताया गया है, उसी प्रकार से ये कोड अटैच करेगी. समझ में आइए आपको, नहीं आइए. तो दिस इज व्हाट 46 की सेकंड क्लॉज. अब ये क्वेश्चन पूछा है अखिल ने कि सर इन दिस सेक्शन विच कोर्ट इज एग्जीक्यूटिंग डिक्री, यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है. तो जो पहली कोर्ट है वही एग्जीक्यूटिंग है, ये ध्यान रखना. द कोर्ट वन इज द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. जो कोर्ट प्रिसेप्ट इशू कर रही है वही कोर्ट इसको एग्जीक्यूट कर रही है. और अभी एक लाइन खास आने वाली है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा हो क्या रही है. बिकॉज दिस इज नॉट परमानेंट अटैचमेंट, दिस इज व्हाट इंटरिम अटैचमेंट. ये ध्यान रखना. अगेन आएगा सेक्शन 46 डील्स विद व्हाट, प्रिसेप्ट डील्स विद व्हाट, परमानेंट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, और इंटरिम, इट इज फॉर इंटरिम अटैचमेंट. अभी करेंगे बात इस बारे में. अखिल बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है आपका पॉइंट? अखिल, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए कहां से क्वेश्चन आएगा. प्रोवाइडेड दैट, प्लीज सी दिस, यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आप लोगों को. Provided that no attachment under a precept, no attachment under a precept shall continue for more than 2 months, and this is the question for your prelims. This is the question for your prelims कि ये जो attachment होगा प्रॉपर्टी को, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी. Unless period of attachment is extended by an order of the court which passed the decree, or unless the determination of such attachment, the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made. समझिए, बताता हूं. देखिए क्या क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा बताएगा मैंने आपको. दिस इज what will be the duration of the, what will be the duration of precept, और 99.99% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा. 4 shall continue for more than 2. No attachment under a precept shall continue for more than 2 months. It means what? Maximum duration of what? Maximum duration of attachment is what? 2 months. Whether can it be extended? Yes, it can be extended. By which court? यहां से क्वेश्चन आएगा. Unless the period is extended by the order of the court which passed the decree.
समझ रहे हैं आप? तो वेदर द पीरियड ऑफ 2 months कैन बी एक्सटेंडेड और नॉट, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, लिखिए जल्दी लिखिए क्वेश्चन क्या है। फिल्म में कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, लिखिए। द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट, सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ द अटैचमेंट, duration of the attachment can be extended. Option A. It can never be, sorry मैं थोड़ा गलत कर गया, ड्यूरेशन ऑफ द अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट, अंडर प्रिसेप्ट ऐसे लिखिए, कैन बी एक्सटेंडेड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नेवर, it can never be extended. Option B, by the order of, by the order of the court which passed the decree. By the order of the court, by the order of the court, कौन सी कोर्ट? विच पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने उस डिग्री को पास किया है उसके ऑर्डर से। नंबर 3, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट विच अटैच्ड इट, अटैच्ड द प्रॉपर्टी, which attach the property, and option D, option D, by 2 and 3rd, 2 and 3rd both। अब बताइए कितना टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, बताइए क्या आंसर है इसका, जल्दी बताइए। The duration of this 2 month can be attached and can be extended by the court, जल्दी बताइए, फास्ट। देखिए आंसर क्या आएगा इसका, क्या लिख रहे हैं, डीवी है। अनुष्का मैडम दोबारा देख लीजिए, देखिए इसमें यहां पर क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 2 months तो है ही है। अनलेस पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने वो प्रिसेप्ट इशू किया था, वो कौन सी कोर्ट थी? वो कोर्ट थी जिसने की वो डिग्री पास की थी, वही कोर्ट उसके 2 महीने की ड्यूरेशन को आगे बढ़ा सकती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री। तो आई बिलीव कि अभी आपको अनुष्का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आपको कि वो कोर्ट नहीं करेगी। देखिए कोर्ट मैं इसका समझिए, ये कोर्ट है C1 एंड इट सेंड इट टू C2, ठीक है, ये ऐसे समझिए आप, ये मैं इसको स्क्रीन पे दिखाता हूं। C1 कोर्ट ने इशू किया प्रिसेप्ट टू C2, सो इट इज द कोर्ट, C1 कोर्ट ये है, कैन एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ अटैचमेंट। समझ आ रही नहीं बात आपको? दिस इज, तो ये है नेक्स्ट पॉइंट आपका। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, और कहां हो सकता है? अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट बाय विच अटैचमेंट हैज बीन मेड एंड, ये अब समझिए अगला क्या है। अब कब कब हो सकता है ये, यहां तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए मुझे फटाफट।
चलिए देखिए, अब आपको समझना है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में ये जो 2 मंथ्स है इसकी ड्यूरेशन कब बढ़ सकती है? नंबर 1, अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट। अनलेस बिफोर द, आज तो बैठ के पढ़ा सकता हूं मैं, वेरी गुड, देखता हूं पढ़ा के भी कैसे, बता देना दिक्कत आए तो। दूर हो गया, 1 सेकेंड। खड़े खड़े यार पैर दुख जाते हैं। हाँ साहब, वेरी गुड। अरे अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट कब खत्म होगा? 2 मंथ्स में खत्म होगा। तो 2 मंथ्स के खत्म होने से पहले, अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट क्या हो? डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड, डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड। ये डिक्री ट्रांसफर हो गई, डिक्री ट्रांसफर होगी नंबर 1। किस कोड को हो गई? बाय विच अटैचमेंट हैज बीन मेड, यानी कि C1 ने C2 को भेजा था किस काम के लिए? अटैचमेंट के लिए भेजा था केवल। अब नाउ दिस डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट इटसेल्फ। इसी कोड C2 को ही भेज दिया है कि नाउ यू एग्जीक्यूट दिस डिक्री। ऐसे समझिए फॉर एग्जांपल। अरे नहीं यार मजा नहीं आएगा, एनर्जी लेवल ही खत्म हो गया, हटो यहां से। हाँ साहब ऐसे ठीक है अपन। देखिए सपोज कीजिए कि डिक्री, अरे हाँ, एक डिक्री ये है सुमिता दास मैडम ने एक डिक्री पास कराई कैलकाटा कोर्ट से। कैलकाटा कोर्ट इज द कोर्ट which passed the decree and now the property is the property of the judgment debtor is in मुंबई की कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आती है आपकी प्रॉपर्टी। जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी कहां पर है? मुंबई में है। नाउ मैडम ने कहा, सुष्मिता मैडम ने कहा कि मैडम प्लीज यू इशू ए प्रिसेप्ट टू द कोर्ट ऑफ मुंबई। कैलकाटा एप्लीकेशन कहां लगाई? कैलकाटा कोर्ट में। कैलकाटा कोर्ट में लगाई एप्लीकेशन, किस बात की लगाई? प्लीज इशू ए प्रिसेप्ट टू विच कोर्ट? टू द कोर्ट ऑफ मुंबई। क्या रिक्वेस्ट जाएगी इसमें? मुंबई कोर्ट शैल अटैच द प्रॉपर्टी एट बांद्रा। बांद्रा में जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। नो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या हमेशा के लिए? नो, इट इज ओनली फॉर 2 मंथ्स। वाई? कि जजमेंट डेटर कहीं उसको रिमूव ना कर दे, कहीं उसको डिस्पोज ऑफ ना कर दे, सो दैट ये इंटरिम मेजर है ये कि पहले उस प्रॉपर्टी को रोका जाए। अब आपकी डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हुई, आप उस 2 महीने के जो ड्यूरेशन है, जो प्रिसेप्ट की ड्यूरेशन हो सकती है मैक्सिमम, उसको आप इंक्रीज करवाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन तो यह है कि कैलकाटा की कोर्ट ही उस प्रिसेप्ट को ड्यूरेशन को बढ़ा दे, 2 महीने से आगे कर दे, 3 महीने कर दे, 4 महीने कर दे, फर्दर एक्सटेंशन हो गया उसका। दूसरी क्या है कि जी उस डिक्री को ट्रांसफर कर दिया गया, मुंबई को ट्रांसफर कर दिया गया। नाउ द मुंबई कोर्ट विल बी द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। मुंबई कोर्ट ही इस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। इन दैट केस मुंबई कोर्ट भी उस अटैचमेंट को अब बढ़ा सकती है, आगे को ड्यूरेशन को बढ़ा सकती है। कंडीशंस क्या है? 2 बातें समझ लीजिए अभी। डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड किस कोर्ट को? जिसने अटैचमेंट किया था। बाय विच द अटैचमेंट हैज बीन मेड, यानी मुंबई कोर्ट। एंड ये ध्यान रखना, एंड द डिक्री होल्डर हैज अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी की सेल के लिए अप्लाई कर दे। तो 2 बातें हो गई, प्रॉपर अटैचमेंट, डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट, एंड सेकेंडली किसके लिए? डिक्री होल्डर हैज अप्लाइड फॉर द सेल, कि उस प्रॉपर्टी को बेचा जाए। अब ऐसी स्थिति में जो सेकंड कोर्ट है जिसने प्रॉपर्टी को अटैच किया था, वो कोर्ट भी उसको उस 2 महीने की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकती है। और यहीं पर यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि 2 महीने का तो कहीं भी पूछ लेगा कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी साहब? 2 महीने की ड्यूरेशन है, वो तो कहीं भी पूछ लेगा, हल्की सी बात है। लेकिन 2 महीने से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? नंबर 1 विकल्प क्या था हमारे पास?
by the order of the कोर्ट विच पास द डिक्री, जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है वो कोर्ट करेगी, या फिर जिस कोर्ट ने अटैचमेंट किया है वो भी कर सकती है, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या हैं? दो कंडीशंस होनी चाहिए. डिक्री इटसेल्फ हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट, एंड सेकेंडली द डिक्री होल्डर हैड अप्लाइड फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी. यू प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, नहीं तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा आपको. जल्दी बताइए मुझे. प्लीज रिपीट वंस अगेन सर, मुझे लग ही रहा था. देखिए कोई बात नहीं, अब इसको मैं ऐसे समझते हैं. देखिए प्लीज सी दिस साइड, डोंट वरी. सी अभी आप इसको ऐसे समझिए. देर आर two codes, please see this, C1 and C2. ठीक, C1 कोड कौन सी है? दिस कोड इज द कोड विच पास्ड द डिक्री. जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास की है वो कोर्ट हो गई C1. ये है हमारी सुष्मिता दास. ये क्या है? डिक्री होल्डर, DH. सो DH moved an application. Application for what? Application for to issue precept. To which court? To the court C2. C2 कोर्ट का है? This court is competent to execute the decree. अब मुझे बताइए यहां तक समझ में आई नहीं आई कहानी? देख लीजिए स्क्रीन को. दिस कोर्ट आवाज आ रही है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो दिस इज द कोर्ट ये डिक्री होल्डर moved an application to issue the precept and to the court C2. C2 is the court which is competent to execute the decree. Now उसके बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट केस में क्या हुआ? अब यहां पर आ जाइए. C1 C2 it issued precept. C1 court issued precept to C2. And what is it precept? Order to attach the property of judgment debtor. ठीक, ये बताइए यहां तक समझ में नहीं आया? On the basis of the application, precept has been issued by the court C1 to C2. And what is the precept? To attach the property of the judgment debtor. Property कहां पर है? It is in the jurisdiction of the C2. यहां तक बात समझ में आ गई है? Now third point is what? C1 के बेस पर C2 पर precept गया and this court C2 is the court which attached the property. Accordingly, attachment property has been attached. Now the rider is this, it can be only for 2 months. ये केवल 2 महीने के लिए हो सकता है.
अभी पर्पज क्या है, पर्पज क्या था, जज डिक्री होल्डर का ये कहना था, द डिक्री होल्डर वाज ऑफ द व्यू दैट द प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ C2, ये जो प्रॉपर्टी है वो C2 के जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है। नाउ दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू द C2 कोर्ट में जाना चाहिए ये, सो दैट की डिक्री कैन बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। बट इन बिटवीन कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जजमेंट डेटर है वो काया इंसान है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो तब तक ये कार्रवाई हो, ये कोर्ट C1 डिसाइड करे कि ट्रांसफर करना है नहीं करना, तब तक वो प्रॉपर्टी को हटा देगा। तो एज ए इंटरिम मेजर प्रिसेप्ट का एक प्रावधान लाया गया कि नाउ दिस कोर्ट कैन इशू ए प्रिसेप्ट टू द कोर्ट, दैट कोर्ट, कि सो दैट प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड फॉर 2 months एटलीस्ट इंटरिम के लिए। तो यहां पर ये हो गया। नाउ इसमें लग रहा है टाइम, तो दिस इज द क्वेश्चन वेदर 2 months ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज और नॉट। ये 2 महीने की जो ड्यूरेशन है, क्या ये इंक्रीज हो सकती है या इंक्रीज नहीं हो सकती है? तो आंसर इज यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, जवाब मिल गया आपको, इट कैन बी एक्सटेंडेड। अब क्वेश्चन है हाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड, हाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड। द आंसर इज नंबर 1। पहला तरीका यह है, द कोर्ट C1 कोर्ट कौन सी थी, विच पास द डिक्री, यही कोर्ट इशू कर दे, it can issue an order that the duration of the attachment be further extended, then the duration of 2 months attachment का जो है वो बढ़ जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताइए? यहां तक स्टोरी आपको समझ में आई नहीं आई? फिर मैं सेकंड ऑप्शन पर आऊंगा कि सेकंड ऑप्शन में कैसे बढ़ेगी। यहां तक बताइए मुझे, जल्दी बताइए। आपका टेस्ट भी आज 7-10 बजे से 7-10 से। चलिए अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये है कि नाउ द डिक्री इज ट्रांसफर्ड टू C2। अब ये डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए ही कहां पहुंच गई है? कोर्ट C2 पे पहुंच गई। C2 कोर्ट के पास में ही इस डिक्री को ट्रांसफर कर दिया गया। नाउ यू विल एग्जीक्यूट, नाउ दिस विल बी द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। पहली बात तो समझे, इस डिक्री इटसेल्फ हैज बीन ट्रांसफर्ड। पहले क्या था, डिक्री ट्रांसफर नहीं हो रही है, ओनली एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वाज सेंट टू दिस कोर्ट। नाउ इन दिस, इफ दिस सिचुएशन इज व्हाट, डिक्री इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड टू द C2 प्लस decree holder applies for sale, कि this property should be sold now, this property should be sold। तो if these two conditions, number 1, decree is transferred to the other court and the decree holder applies for the sale of property, in that case also 2 months duration may be extended। तो ये हुई सेकंड ऑप्शन से। तो आई बिलीव कि अब आपको समझ में आया होगा। मुझे बताइए हाँ है ना? थोड़ा टेक्निकल तो है ही है। जल्दी बताइए। सो 7-10 पर आपका टेस्ट है। मैं अगले 1-2 मिनट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपके जवाब आ जाएंगे, मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 7-10 से आप टेस्ट देने जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट बताइए, विच सेक्शन डील्स विद द इशू ऑफ प्रीसेप्ट?
जल्दी बताइए, विच सेक्शन डील्स विद इशू प्रेजेंट? व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रिसेप्ट? 2 months. 60 days मत लिखिए पूजा ठाकुर, 2 months मतलब 2 months. You cannot convert it into, वहां पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, you must use these 2 months. Number second, what is the order of attachment? Order of attachment है क्या? Order of precept है क्या? This is regarding what? This is regarding what? Attachment of property. Second. Okay. Now, next question is whether this 2 months duration can be extended. Whether this 2 months. What is the first way of extending? What is the first way of extending the time duration? Very good, Shivam. Very good. Take very good. And what is the second situation? What is the second situation? By the other code. Other code. Which is this code? Which attach the property, जिसने प्रॉपर्टी को अटैच किया था. ठीक है. कब करेगी? जब डिक्री ट्रांसफर हो जाए और डिक्री होल्डर सेल के लिए अप्लाई करे. ठीक है. चलिए. अरे यार, तो आज तक के लिए इतना ही. अभी भी कुछ समस्या रह गई, कल तो कल हम लोग डील करेंगे. अभी आपका टेस्ट पेपर दीजिए, 7-10 से स्टार्ट कीजिए. अब देखते हैं आज किसके कितने मार्क्स आते हैं. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.
बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।